Hello guys, good morning. Welcome to the Vedanta Education. This is class 12 science chemistry. As usual, we were having P block unit in which we were talking about the group 15. वर्ग 15 की हम बात कर रहे थे और उसमें आपने एक दो लेक्चर्स देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं. उन लेक्चर्स में आपने देखा या हमने जो टॉपिक्स कवर किए वो टॉपिक हमने एक इंट्रोडक्शन की बात की कि ग्रुप 15 में कौन कौन आते हैं. थोड़ा सा हम अगर उसको ब्रीफ करें तो आप जानते हैं ग्रुप 15 में नाइट्रोजन फैमिली इसको बोलते हैं, ठीक है. और अगर आप नाइट्रोजन फैमिली में देखते हैं तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ ये एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है. ये एलिमेंट्स हमने पढ़े थे. नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद फॉस्फोरस आता है, फिर उसके बाद आर्सेनिक आता है, फिर उसके बाद एंटीमनी आता है एंड देन बिस्मथ उसके अंदर आता है, ठीक है. ये एलिमेंट्स हमने उसमें पढ़े थे. दिस इज द ग्रुप 15 और ये है आपका पीरियड नंबर 2 से लेकर के 6 तक के एलिमेंट्स की हम बात करते हैं. 7th एलिमेंट इनकम्प्लीट होता है, 6th पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है. इसमें जनरल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर चुके हैं, इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर चुके हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या था इसका? NS2 NP126 था, है ना. हमने क्या बात की थी कि भैया N क्या है उसका पीरियड नंबर. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजन देन द पीरियड नंबर इज 2, देन N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2s2 2p. अब 126 में क्या आएगा? नाइट्रोजन जो है ये सारी फैमिली कौन से ग्रुप में आती है? 15th में आती है. तो 15th ग्रुप में P में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे. दिस इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर द नाइट्रोजन. जैसे ही आप फॉस्फोरस की बात करोगे तो उसमें N की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्योंकि ये पीरियड नंबर 2 तो ये पीरियड नंबर 3. देन यू विल टॉक अबाउट द फॉस्फोरस इज 3s2 3p3, है ना, एंड सच ऑन. और इसके बाद में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की थी. जैसे साइज़ की बात करते हैं. देखिए साइज़ टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज़ क्या होती है? इंक्रीज होती चली जाती है ना. साइज़ इंक्रीज होती है तो इसकी पॉजिटिविटी, ठीक है ना, पॉजिटिविटी जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे ही आप टॉप टू बॉटम जाओगे साइज़ बढ़ेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक नेचर क्या होती है? बढ़ जाती है. तो साइज बढ़ा, टॉप टू बॉटम गए तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी. अब पॉजिटिविटी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना. मेटेलिक नेचर बढ़ रही है तो नॉन मेटेलिक नेचर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है. साइज बढ़ रही है तो इसी के साथ में आप और भी कह सकते हैं, जैसे MPBP की बात कर सकते हैं. MPBP है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात कर सकते हैं. मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटल का MPBP ज़्यादा होता है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं. तो वो भी क्या होंगे? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते चले जाएंगे, है ना. अच्छा, इसके बाद में हम साइज़ की बात कर रहे थे. साइज़ में हमने कहा था कि 2nd to 3rd पीरियड में जाते हैं तो साइज़ का एनलार्जमेंट क्या आता है? एनलार्जमेंट इज सडन. अचानक से क्या होता है? साइज़ जो होती है वो अचानक से बढ़ जाती है, ठीक है. एनलार्जमेंट जो है, आकार जो है बच्चों, उसका आकार जो है अचानक बढ़ता है, अचानक बढ़ता है. क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल जो है, डी कक्षक जो है वो इंक्रीज होते चले जाते हैं. अच्छा बच्चों, टेंशन तो नहीं हो रही कि सर ये तो इंग्लिश में चल रहा है. दोनों मिक्स में चलाएंगे, आप लोग बिल्कुल फॉर्मली इसको समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. आपको आगे भी ये चीज़ें काम में आने वाली, ठीक है. अच्छा, साइज़ में हमने क्या कहा था कि फॉस्फोरस के बाद में यहाँ मान लीजिए आर्सेनिक. हम कह रहे हैं कि भैया साइज़ क्या है? टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज़ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है. तो यहाँ देखेंगे कि आप आर्सेनिक से बिस्मथ में हमने क्या कहा था कि जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता. जो आकार है, आकार की वृद्धि बहुत कम है. जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं होती है. क्यों नहीं होती है? DF कक्षक के कारण. D और F कक्षक आ जाते हैं और DF और F कक्षक का शिल्डिंग इफेक्ट जो होता है, शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? उसको परिरक्षित करना, परिरक्षण दुर्बल होता है बच्चों. किनका? इन कक्षकों का, जो किन में आना शुरू हो गए? इनमें आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से परिरक्षण कम है, शिल्डिंग इफेक्ट कम है. तो नाभिक का आकर्षण, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है उन पे क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा. तो अंदर खींचेंगे तो क्या होगा? आकार घट जाएगा. तो बढ़ तो रहा है, देखिए आवृत्त बढ़ रहा है ना, आवृत्त बढ़ने से आकार बढ़ तो रहा है लेकिन वापस कम भी हो रहा है. किसकी वजह से? दुर्बल परिरक्षण D और F की वजह से, जो यहाँ से आना शुरू हो गए हैं, ठीक है. अच्छा, इसी वजह से हम कहते हैं कि जितना आकार बढ़ना चाहिए टॉप टू बॉटम वो यहाँ पे उतना नहीं बढ़ता है ना.
इसके बाद में हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की हुई है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा आई एच है, आयनन ऊर्जा की बात की हुई है। टॉप टू बॉटम जाएंगे, आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा नाभिक से, तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, घटती चली जाएगी टॉप टू बॉटम है। अच्छा, वही चीज़ अगर आप लेफ्ट टू राइट भी देखते हैं, इसमें एक खास बात होती है कि इससे पहले क्या आएगा, वर्ग 14 आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, 16 आएगा। तो क्या होगा, इधर से इधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साधारणतः क्या होता है, साइज का, आकार का बताइए क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। डिक्रीज होगा तो डेल्टा एच जो है बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, यही होता है। आकार घटेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। अब आयनन ऊर्जा आप यूं कहें कि इसकी सबसे कम, इसकी ज़्यादा, फिर इसकी ज़्यादा, ऐसा ना होकर के ऐसे होती है कि ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है उसकी आयनन ऊर्जा 16 वाले से और 14 वाले से ज़्यादा होती है। जैसे फॉस्फोरस लोग हैं तो इससे आगे और इससे पीछे जो उनसे दोनों से ज़्यादा, आर्सेनिक में इससे आगे और इससे पीछे वाले से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये देखिए इन सभी में क्या है, जो विन्यास है वो क्या है, अर्धपूरित कक्षक वाला होता है, जिसको वो ज़्यादा स्थायी बना देता है। अगले में देखोगे तो P4 है, वो थोड़ा सा कम स्थायी है। पीछे देखोगे तो P2 है, वो भी थोड़ा कम स्थायी है इससे। तो सबसे ज़्यादा स्थायी P3 है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, इसलिए आयनन ऊर्जा इनकी ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू द दोनों साइड के जो वर्ग हैं, जो 14 और 16 है। ठीक है, यहाँ तक की बातें हमने कर ली थी इसके अंदर। अब अपन आगे बढ़ेंगे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने स्क्रीन पे, वो है ऑक्सीकरण अवस्था, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था बहुत ही अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे, बहुत ही साधारण शब्दों में मैं आपको ये समझा रहा हूँ। और ध्यान दीजिएगा कि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, एंड यू सी कई बार क्या होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है जिसके अंदर इसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो चलिए अब अपन बात करते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो कैसे हम इसमें समझें, इसका आशय क्या है, व्हाट इट मीन्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, लेट अस टॉक अबाउट इट। देखो बच्चों, इस वर्ग की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद या इलेक्ट्रॉन लेने के बाद आयोनाइजेशन हो जाता है, आयनन हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और ले लिया तो नेगेटिव आयन बन जाएगा। वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है कि वो एक स्थायी रूप में जाने के लिए रिएक्शन करने के बाद में क्या करता है, कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या एक्सेप्शन करता है, कितने इलेक्ट्रॉन देता है और लेता है, कुछ भी हो, तो उसको ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। और इस वर्ग की ग्रुप 15 की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या होती है, वो सामान्यतया कितनी होती है, -3 +3 और +5 होती है। ठीक है, मैं लिखता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा, है ना। तो नॉर्मली क्या है, जनरली ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। हम -3 का लास्ट में बात करेंगे, अब अपन +3 और +5 की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये बात बोलें कि सर क्या इसके अंदर +3 और +5 के अलावा कोई प्लस की और ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है? क्यों आपने +3 पे डायरेक्ट गए, क्योंकि उससे पहले +1 +2 भी आता है, या फिर क्यों आप डायरेक्टली किस पे चले गए, +5 पे, उसके बीच में +3 और +4 के बीच में क्या आता है, सॉरी +3 और +5 के बीच में क्या आता है, +4 भी आता है। तो इस चीज़ का क्या लॉजिक है वो अपन अगर समझते हैं और देखते हैं तो देखिए उसके अंदर आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये एक इम्पोर्टेंट या बहुत ही ज़्यादा तर देखी जाने वाली ऑक्सीकरण अवस्था है। ऐसा नहीं है कि हम +1 नहीं देख पाएंगे या +2 नहीं देख पाएंगे या +4 नहीं देख पाएंगे, ये बहुत कम देखने को मिलती है, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ इनका, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np3। देखिए ऑर्बिटल स्टेट आप देखते हैं, कक्षक देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से है ना, ये देखिए ये है। अब आप इसमें ये समझिए बच्चों कि आपको क्या करना है, आपको +1 +2 +3 इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं को देखना है। उसके लिए आप ये समझें कि हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। मैंने ये क्या लिखा है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वर्ग 15 का, ठीक है ना। अगर आप 1 to 6 करते तो वो तो किसका हो जाता, 1 to 6 तो होता आपके P ब्लॉक का होता, और ये है अभी वर्ग 15 का। ठीक है, अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये देखना है कि भैया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर मैं कहता हूं कि भैया +3 को चेक करो, तो +3 के लिए मैंने 1, 2 और 3 यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। जैसे आप फास्फोरस की बात कर लीजिए, फास्फोरस हो गया, P +3 हो गया। अब इसमें केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे, एक लोन पेयर बचा, मतलब इसके पास अभी ये एक लोन पेयर है। ये तो हो गई इसकी +3 स्टेट।
अब एक चीज आपको ये मालूम होना चाहिए हमेशा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना एक बात, दूसरी बात इलेक्ट्रॉन का किसी भी रिएक्शन में पार्ट लेना, साझा करना, भाग लेना, वो सब कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन ये सब काम करता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन करता है बच्चों, ये ध्यान देना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन करता है। इसका मतलब आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं उसमें आपको फोकस करना है कि मेरे सामने कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, उनको आप फोकस कीजिए। आपके पास यहाँ पे 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और आप ये समझिए कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में भाग लेगा, दान किया जा सकता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से दान किए जा रहे हैं, ठीक है। और आप ये 2 इलेक्ट्रॉनों को दान करना चाहेंगे तो ये तो क्या है? ग्रुप में है या पेयर है या युग्म है, इसका मतलब ये दान नहीं कर सकते। अब अगर फास्फोरस को चाहिए कि वो एक और इलेक्ट्रॉन दान करे तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसका अयुग्मन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अयुग्मन करना पड़ेगा। अयुग्मन कैसे कर सकता है? इसको उठा करके अगर वो यहाँ ले जाएगा तो फिर इसका युग्मन हो जाएगा, तो फिर ये तो वही बात हो गई है ना, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से। तो ये क्या कर सकता है? अपने इस इलेक्ट्रॉन को आगे ले जा सकता है। आगे कहाँ ले जाएगा? कोई जगह तो होनी चाहिए, है ना, जगह तो होनी चाहिए। यस, वी आर हैविंग डी ऑर्बिटल इन द फास्फोरस, क्योंकि हमने कहा कि तीसरे आवृत्त में फास्फोरस होता है, वहां से डी ऑर्बिटल शुरू हो जाता है। तो इसके पास तो बड़ी आसानी से डी ऑर्बिटल बैठा है बच्चों। तो ये क्या कर सकता है? अपने आंतरिक एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्म को यहाँ पे अयुग्मित कर सकता है। एक यहाँ रह जाएगा, एक यहाँ जाएगा। और अब देखिए इस एस में 1 रह गया, ठीक है, पी में वैसे ही 1 थे 3, ओके, और डी के अंदर भी क्या आ गया? 1 अयुग्मित आ गया। नाउ ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, सारे के सारे कैसे हो गए हैं? अयुग्मित हो गए हैं। बात समझ में आ रही है क्या? और जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है उसको दान किया जा सकता है। इसका मतलब फास्फोरस अभी इस कंडीशन में 5 के 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। यस, इट कैन बी। फास्फोरस कुड बी +5। अब लोन पेयर नहीं रहेगा ना बच्चों, क्योंकि लोन पेयर को इसने अनपेयर किया, अयुग्मित किया और दान कर दिया। बोलिए, बात समझ में आती है क्या? ठीक है। अब अपन फोकस करते हैं कि भैया +3 और +5 हो गया, इनके बीच की कंडीशन देखते हैं कि भैया +4 का क्या लॉजिक है, आएगी कि नहीं आएगी। आना बड़ा मुश्किल है +4 का। क्यों है? देखिए, अगर मैं कहता हूं कि भैया +3 इन 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से हो रही है, तो अब मैं अगर कहूं कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कीजिए +4 के लिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अयुग्मित करना पड़ेगा। यहां अयुग्मित किया, ये हो गया। अब आप अगर इन 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हो तो ये बिल्कुल अस्थायी है, इसको भी डोनेट करना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के बात क्या हो गई कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें से, तो दोनों लो या फिर एक भी मत लो। दोनों लेने का मतलब क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन लोगे तो अयुग्मित करना पड़ेगा, और अयुग्मित करते ये भी और ये भी दोनों अयुग्मित है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। तो ये तो थे ही, और ये दोनों डोनेट होंगे तो +5 हो गए ना। +4 पे तो बात रुक ही नहीं रही है, आप अयुग्मित करते हो तो दोनों जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि +4 की स्टेबिलिटी बहुत कम है, इसलिए हम इसको जनरल स्टेट में नहीं काउंट करते हैं। क्या करते हैं? काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई इसकी +3 और +5 की मोस्ट प्रोबेबल जो है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो क्या है? +3 और +5, और वो इस तरीके से होती है, ठीक है। अब देखिए, अब अपन नाइट्रोजन की बात करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हमेशा, आप देखिए कि किसी भी वर्ग के दूसरे आवर्त का जो तत्व होता है, यहाँ अपना वर्ग कौन सा है? 15वां, और उसका आवर्त कौन सा है? कौन सा आवर्त है ये? सेकेंड। मतलब अपने नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन वर्ग 15 के आवर्त 2 का एलिमेंट है, जिसका मतलब क्या है? उसका बिहेवियर अपने वर्ग से अलग होगा। सभी वर्गों के आवर्त संख्या 2 के जो तत्व होते हैं वो अपने वर्ग से थोड़ी अलग गुण दर्शाते हैं, अलग विशेषताएं उनकी होती हैं, इसलिए हमें उन पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और वहाँ यहाँ पे उनके अंदर कौन है? उसमें है नाइट्रोजन। लेट अस टॉक अबाउट नाइट्रोजन। तो मैं नाइट्रोजन पे बात कर रहा हूं बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2s2 2p3, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। यहां से ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बन सकता है? n+3 तो बन सकता है, और एक लोन पेयर बैठा है इसके पास। सिंपल है, क्योंकि s के ये 2 इलेक्ट्रॉन और p के ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल है ना। अब नाइट्रोजन अगर कहता है कि भैया मुझे भी 4th इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, आई ऑल्सो नीड टू बी +4, मैं भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहता हूं, तो बताइए कि मैं क्या करूं? तो हम बोलेंगे कि आप इसको अयुग्मित कीजिए यहाँ पे और डोनेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये बोलेगा कि ठीक है, मैं अयुग्मित करना चाहता हूं, बट करूं कहां पे? आगे कोई जगह तो हो, ऑर्बिटल तो हो। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू
कहाँ है ये? आवर्त नंबर 2, और आवर्त नंबर 2 के एलिमेंट्स में डी कक्षक होता ही नहीं है, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, क्योंकि डी होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? 2D। अरे भैया 2D तो होता ही नहीं, हमने तो हमारी जिंदगी में देखा नहीं, और आप लोग अगर देखते हैं तो आप तो वैज्ञानिक हो गए, फिर तो आविष्कार कर दिया आपने 2D का। 2D होता ही नहीं है, इसका मतलब नाइट्रोजन में डी कक्षक अनुपस्थित है, और अनुपस्थित है तो इसका अयुग्मन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो क्या होगा? नाइट्रोजन में डी कक्षक, मैं यहां लिखूं, यहां लिखूं, देखो नाइट्रोजन में डी कक्षक अनुपस्थित है साहब, ठीक है। अतः ये क्या नहीं कर सकता? अतः यह है NS2 इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन नहीं करेगा। अतः यह है NP3 इलेक्ट्रॉन दान कर नाइट्रोजन +3 तक सीमित रहेगा। बोलो बच्चों, समझ में आती कि नहीं आती है बात? आपको ये बात समझ में आई ना कि नाइट्रोजन तो +5 तक जा ही नहीं सकता है, इट कैन नॉट मूव टुवर्ड्स द +5, हमने समझ भी लिया है बच्चों यहां पे, ठीक है। अन्य डी कक्षक होने से +5 तक जाते हैं, बाकी हमने समझ लिया कैसे गुजर रहे हैं, ठीक है। आप ये चीज समझा सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का तो हो ही गया, फास्फोरस की आप बात करोगे NS2 NP3, विस्तार कर देंगे हम इसके कक्षक का, विस्तार किया तो NS1 NP3 और ND1, ये लीजिए ये विस्तार हो गया, और ये तीनों अयुग्मित होकर के डोनेट कर देगा। बोलो जी, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक है, क्लियर है ये बात? नाइट्रोजन की भी हमने बात की, फास्फोरस की भी हमने बात की। अब इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये आने वाली है कि भैया ये जो +3 और +5 स्टेट्स हैं, इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी को देखना कि +3 स्टेट जो है, ठीक है, +3 अवस्था जो है वो कहाँ स्टेबल होती है? वो नीचे की तरफ, वर्ग में नीचे की तरफ। किधर स्थायी होती है? वर्ग में नीचे की तरफ, वर्ग में नीचे की तरफ, तथा +5 ऊपर की ओर अधिक स्थायी होते हैं। बोलिए, चीज समझ में आती है कि आपको? मैं कह रहा हूं कि आप अगर +3 स्टेट की बात करोगे तो वो वर्ग में नीचे की तरफ, जो बॉटम की तरफ जो एलिमेंट्स हैं, मतलब बिस्मिथ की तरफ जाओगे तो +3 स्टेट बहुत ज्यादा स्थायी होता चला जाएगा, लेकिन आप ऊपर की तरफ चलोगे तो +5 स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब आप ये सोचिए, दो बातें हो गई है बच्चों, यहाँ पे दो बातें हो गई हैं। दो बातें क्या हो गई हैं? एक तो हमने कहा कि भैया नाइट्रोजन तो +3 तक ही स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद में वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, रुक जाएगा, सीमित हो गया कि भैया मैं +3 से ज्यादा नहीं दर्शाऊंगा, कतई नहीं दर्शाऊंगा, बाउंडेशन आ गई है। और आप कह रहे हैं कि भैया ऊपर की तरफ तो क्या होता है? +5 ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये दोगली बात क्यों बोल रहे हो सर? हैं? आप बोलोगे कि सर ये डबल मीनिंग वाली बात हो गई है। तो कैसे हो गई डबल मीनिंग वाली बात? आप कहते हो कि नाइट्रोजन +3 से +5 जा ही नहीं सकता है, +3 रुक जाएगा +3 पे, लेकिन आप इधर कह रहे हो कि ऊपर की तरफ वर्ग में +5 स्टेबल होती है। भैया नाइट्रोजन तो ऊपर ही ऊपर है, मतलब उसकी +5 होनी चाहिए। नहीं बच्चों, नाइट्रोजन क्या होता है? बड़ा बदमाश है। सभी वर्गों के आवर्त 2 के तत्व जो होते हैं बदमाश होते हैं, वो कभी भी कही गई बात नहीं मानते हैं। क्यों बदमाश होते हैं उसकी अपन आगे बात करेंगे, असामान्य गुणों की बात करेंगे, लेकिन वो बदमाश होते हैं, इतना ध्यान रखिए। आपने कहा कि भैया वर्ग में ऊपर की तरफ +5 को स्टेबल मानिए, नाइट्रोजन बोलेगा नहीं मान रहा, मैं तो +3 को मानूंगा। ठीक है, तू भाड़ में जा। नाइट्रोजन को बोलोगे तू भाड़ में जा। जो भी किसी भी वर्ग के आवर्त 2 के तत्वों को आप देखोगे, वर्ग 14 में कार्बन है, 15 में नाइट्रोजन है, 16 में क्या है? ऑक्सीजन है, 17 में फ्लोरीन है, ये सभी क्या है? नहीं मानने वाले तत्व, इनको भाड़ में जाने। तो नाइट्रोजन को साइड में कर दिया, ठीक है साहब, +3 पे वो आ जाएगा और उसको साइड में बिठा दो कि ठीक है तू +3 लेके तेरे घर जा। हम तो फास्फोरस से बात करते हैं, यस, देन आपको ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि फास्फोरस से आप बिस्मथ तक देखेंगे, क्योंकि आपके पास में नाइट्रोजन टॉप पे है, फिर फास्फोरस है और लास्ट में जाके बिस्मथ है।
यहां से देख लेते हैं। यहां से आप देखोगे तो ऊपर की तरफ क्या होगा, +5 ज्यादा स्टेबल है और नीचे की तरफ क्या होगा, +3 ज्यादा स्टेबल रहेगा। प्लस बिस्मिथ जो है ना, बिस्मिथ +5 नहीं होता, मतलब क्योंकि बॉटम में चला गया तो +3 स्टेबल कर रहे हैं ना, पांचों इलेक्ट्रॉन तो ये दे ही नहीं सकता। कब दे सकता है, BiF5 अपवाद स्वरूप, क्योंकि देखो इस कंपाउंड में बिस्मिथ क्या है, +5 है, क्योंकि फ्लोरीन 5 है। समझ में आ रही है ना आपके बात, क्योंकि भैया बिस्मिथ बॉटम में है, बॉटम में तो +3 स्टेबल होती है, तो इसलिए Bi5 नहीं बनेगा। क्या है, इस कंपाउंड में बन सकता है, क्योंकि ये जो फ्लोरीन है उसकी सबसे ज्यादा ताकत है, सबका बाप है ये इलेक्ट्रॉन खींचने में पूरी पीरियोडिक टेबल में। इसलिए क्या करेगा, बिस्मिथ को बहला फुसला करके डरा धमका करके पांचों इलेक्ट्रॉन ले सकता, केवल ये ले सकता है और कोई नहीं ले सकता, ये है सबका बाप, है ना, इसलिए ले सकता है। बाकी ये किसी को भी पांचों इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, देगा तो केवल 3 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, कारण देखिए इस स्टेटमेंट का कारण, इस स्टेटमेंट का कारण क्या है, और कारण का हम करेंगे निवारण। आपको बबूत मारूंगा मैं और आपको इस कारण का निवारण कर दूंगा। बिल्कुल खेलिए, मस्त इस स्टेटमेंट के साथ खेलिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, देखिए कारण क्या है इसका, बहुत ही सुंदर शब्दों में कारण क्या है इसका, अक्रिय युग्म प्रभाव। क्या कारण है, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ये स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है। ध्यान से देखिए, वापस देखिए स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है कि भैया +3 स्टेट बॉटम में नीचे की तरफ स्टेबल है बिस्मथ की तरफ, और +5 टॉप पे स्टेबल है, ये स्टेटमेंट है हमारा। और इसका कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण जो +5 स्टेट बॉटम टॉप पे थी वो नीचे आते जाते +3 स्टेबल हो जाएगी, +5 स्टेबल नहीं रहेगी, उसका कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव। बोलो जी, समझ में आती कि नहीं आती है बात। अब हमारा फोकस आ जाता है ये अक्रिय युग्म प्रभाव किस चिड़िया का नाम है। चलो जी हम देखते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। एक ही बार बताऊंगा मैं, अगले किसी वर्ग में नहीं बताऊंगा। इट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। अब हम इस पे फोकस करते हैं कि भैया ये क्या चीज है अक्रिय युग्म प्रभाव। देखो जैसे जैसे आप क्या करते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये है वर्ग 15 का, है ना। तो जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते जाओगे तो ये जो आंतरिक S कक्षक का इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, वो दान किए जाने के प्रतिबंधित होता चला जाता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा स्थायी होता चला जाता है और दान नहीं किए जाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। फॉस्फोरस में इसको दान करने की प्रवृत्ति होती है, आर्सेनिक में जाओगे तो थोड़ी कम हो जाएगी, और जाओगे तो और कम हो जाएगी, और जाओगे बिस्मथ में जाओगे तो और भी ज़्यादा ये प्रवृत्ति बढ़ जाएगी कि इसको दान नहीं करना है। तो बिस्मथ इनको तो देगा ही नहीं, केवल किस में देगा, BiF5 में देगा। समझ रहे हैं क्या बात। तो इस आंतरिक S कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्म को नहीं दान करने की जो प्रवृत्ति है ना, वही क्या है, अक्रिय युग्म प्रभाव है। ठीक है, देखिए आंतरिक S कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्म कौन सा, NH2 को दान नहीं करने की प्रकृति अक्रिय युग्म प्रभाव है। ठीक है, चलो जी ये बात तो समझ में आ गई। क्योंकि कारण क्या है, क्यों नहीं दान करना चाहता है, वो क्यों नहीं दान करना चाहता है। तो देखो इस कारण को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि भैया ये अक्रिय युग्म प्रभाव सबसे ज्यादा किस में लगता है, टॉप टू बॉटम गए, लास्ट में कौन आ गया, बिस्मथ आ गया, है ना। अब बिस्मथ के अंदर ये युग्म दान नहीं करने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल है कि भैया मैं तो नहीं देने वाला इसको, मैं तो केवल P के 3 इलेक्ट्रॉन दूंगा, खुश रहो +3 के अंदर ही, मैं तो नहीं दे रहा इसको, +5 नहीं जाऊंगा। कारण क्या है भैया, हम बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहे हैं, ठीक है,
+5 जाने के लिए ये करना पड़ेगा। तो ये नहीं आना चाहते NS के इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है कि अंदर से कोई इनको खींच रहा है। अंदर कौन है? नाभिक, और नाभिक का प्लस चार्ज ही इन इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। समझते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचने वाला बल है ये। बिस्मथ में ये बहुत ही ताकत से लग रहा है, ठीक है। नाभिक का इस S के कक्षक इलेक्ट्रॉनों पर ये नाभिक का आकर्षण बिस्मथ में सबसे पावरफुल लग रहा है। इस वजह से क्या है, ये डोनेट नहीं किए जाते। आप बिस्मथ से थोड़ा ऊपर जाओगे एंटीमनी में, ये ताकत थोड़ी कम हो जाएगी, और ऊपर जाओगे आर्सेनिक में और कम हो जाएगी, फास्फोरस में तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। है ही नहीं, ये मान के चलिए कि अक्रिय युग्म प्रभाव उसमें है ही नहीं। तो कारण क्या है ऐसा कि बिस्मथ में सबसे ज्यादा है? तो आप अगर बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे बच्चों, तो उसमें क्या है, पूर्ण पूरित D और F कक्षक जो है ना वो आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? D और F कक्षक आ जाते हैं। आप अगर बिस्मथ से ऊपर एंटीमनी में जाते हो तो उसमें भी है D और F, लेकिन उसमें कम है, ठीक है। और भी ऊपर जाओगे तो देखो, जैसे फास्फोरस की आप बात करते हो तो उसमें 3S 3P 3D है, ठीक है, D खाली है, ठीक है। लेकिन आप फास्फोरस से जस्ट नीचे चलोगे, कौन आता है? आर्सेनिक में क्या आ जाएगा? 4S 4P 4D खाली हो जाएगा। लेकिन ये 3D, ये वाली चीज तो आर्सेनिक में तो भरी हुई है ना, यहाँ देखिए D10, तो 3D आर्सेनिक में भरा हुआ है, ये D आना शुरू हो गया। इसके बाद आर्सेनिक के बाद एंटीमनी में क्या आ जाएगा? 5S 5P 5D खाली है, लेकिन उससे पहले क्या है, इसके पास 4D जो इसमें था वो इसमें भरा हुआ आ जाएगा ना आर्सेनिक के अंदर, समझ रहे? तो अब इसके अंदर क्या है, इस D के साथ में क्या है, FB क्या आ गया, आना शुरू हो गया। और बिस्मथ के अंदर तो बिल्कुल फॉर्मली यहाँ पे क्या होगा, 3D भी भरा हुआ है, 4D भी भरा हुआ है, 5D भी भरा हुआ है, और 6D क्या है, खाली पड़ा है। और इसके साथ साथ में आप देखेंगे ना तो 4F भी क्या आ जाएगा, भरा हुआ आ जाएगा। किसमें? बिस्मथ में। तो आप इनको देख करके ये चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है, तो कहीं वही तो कारण नहीं है? यस, दैट इज द रीजन कि टॉप टू बॉटम जाते जाते क्या होते हैं, पूर्ण पूरित D और F कक्षक आ जाते हैं। ये बात दिमाग में याद रखना, क्या आ जाते हैं? D और F कक्षक। अब मैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं कि ये तो आपका नाभिक है, ठीक है, और ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब देखिए इस बाह्यतम कोश के अंदर भी बहुत सारे कोश होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। तो ये नाभिक क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच रहा है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को, ठीक है ना, ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, ये क्या करेगा, इसको अंदर खींचेगा। लेकिन बीच में और भी तो कोश है, वो क्या करेंगे, इस आकर्षण को रोकने की कोशिश करेंगे। इसी को तो ढाल बनना कहते हैं, इसी को तो परिरक्षण कहते हैं। तो बीच में जितने भी कक्षक आ गए वो सब क्या करेंगे, इसके आकर्षण को बाहर के इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगने देंगे, इसलिए तो बाहर का इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, आसानी से दिया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप वर्ग में ऊपर के नीचे जा रहे हो तो क्या आ रहे हैं, पूर्ण पूरित D और F कक्षक आ रहे हैं। कहाँ? इस नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आ रहा है, D और F के कक्षक आ रहे हैं, गोल 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 गोल। वो क्या करते हैं, सभी कक्षक रोकते हैं नाभिक के आकर्षण को, परिरक्षण करते हैं सभी। लेकिन D और F का परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, दुर्बल होता है। क्या होता है, दुर्बल होता है, ठीक है, जिस वजह से वो नाभिक के आकर्षण को बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे रोक नहीं पाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेता है, ठीक है। तो जैसे ही P के 3 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट हो गए बच्चों, तो क्या होगा, अब नाभिक का इस S के इलेक्ट्रॉन युग्म पे बड़ा पकड़ है, बहुत अच्छा आकर्षण है। क्यों है? क्योंकि इससे पहले जितने भी कक्षक थे जिसमें कौन आ रहे हैं, पूर्ण पूरित D और F, और D और F की ताकत परिरक्षण के रूप में नहीं होती है, वो रोक ही नहीं पाएंगे नाभिक के आकर्षण को। तो नाभिक क्या करेगा, इस NS2 इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करके रख रहा है। और भैया अगर नाभिक बहुत अच्छे से आकर्षित कर रहा है तो क्या होगा, उसको दान करना आसान है क्या? नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव। वो दान क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि नाभिक ने उसको बहुत अच्छे से, बहुत ताकत से पकड़ रखा। क्यों पकड़ रखा है? टॉप टू बॉटम में बिस्मथ की तरफ जाते हैं तभी क्यों पकड़ रखा है, ऊपर वालों में क्यों नहीं पकड़ रखा? क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो D और F कक्षक आना शुरू हो जाते हैं जिनका परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। बोलो जी, बात समझ में आती है क्या? तो आंतरिक कक्षक S कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्म को दान नहीं करने की प्रकृति को हम क्या कहते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। क्योंकि NS2 युग्म पर नाभिक का
आकर्षण वर्ग में नीचे की तरफ अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। अच्छा, उन्हीं में अधिक क्यों है? क्योंकि वर्ग में नीचे की तरफ जाने पर पूर्ण पूरित डी और एफ कक्षक आ जाते हैं। इसी का भी कारण है, क्योंकि वर्ग में नीचे की तरफ पूर्ण पूरित डी एफ कक्षक आते हैं जो दुर्बल परिरक्षण वाले कक्षक हैं तथा ये NS2 इलेक्ट्रॉन युग्म पर नाभिक के आकर्षण को नहीं रोकते या कम रोकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है क्या आपको बात? तो दुर्बल परिरक्षण किसका आ गया? डी और एफ कक्षक का, जो वर्ग में नीचे की तरफ जाने से आते हैं, उसकी वजह से NS कक्षक पर नाभिक का आकर्षण बहुत अधिक हो गया और वो क्या हो गया? अक्रिय हो गया, दान किए जाने पे प्रतिबंधित हो गया। इसी को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। और दान नहीं किए जाने की प्रवृत्ति टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ रही है, आकार बढ़ने पर ये काम होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया अगर ऐसा है तो आप इस NS2 को दान नहीं करोगे तो केवल P में से दान करोगे बॉटम की तरफ, और इसीलिए बॉटम की तरफ कौन स्थायी होता है? +3 अवस्था ज्यादा स्थायी होती है। बोलो, चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको? ठीक है, बड़े अच्छे से समझ में आई है कि नहीं आई है ये बात? बोलो जी, क्लियर है? होपफुली आपको ये चीज क्लियर है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके सामने प्लस। अच्छा, नाइट्रोजन को अलग कर देना, ये मत कहना कि सर नाइट्रोजन में क्या +5 स्थायी होगी, क्या नहीं होगी बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन तो बात ही नहीं मान रहा है ना हमारी, उसको तो वैसे ही हमने अलग कर दिया, पहले से ही अलग करके रखा हुआ है ना। तो सिंपल सी चीज कहानी ये हमारे पास में है कि हमने ये समझा कि भैया टॉप पे +3 स्थायी, +5 स्थायी और बॉटम में +3 स्थायी। ठीक है, और बिस्मिथ जो है वो तो +5 तो बहुत ही एक ही केस होगा BiF5 के साथ, तभी वो दे सकता है, अदरवाइज नहीं देगा। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया। अब अपन क्या करते हैं? +3 स्टेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, यस, सभी लोग क्या करते हैं? 3-3 इलेक्ट्रॉन लेकर के -3 स्टेट को जनरेट करते हैं, क्योंकि देखो इनके पास क्या है? NS2NP3 है। ठीक है, तो हमेशा ये क्या कर सकते हैं? ओनली बाह्यतम कोष में ही क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को लेंगे। भैया लेंगे तो उसको जगह तो चाहिए ना रखने के लिए, तो कहाँ रखेंगे? बाह्यतम कोष में। तो इसके पास बाह्यतम कोष में देखिए क्या, ये तो पूरा भरा हुआ है, इसमें क्या 3 इलेक्ट्रॉनों की जगह, क्योंकि P में 6 हो सकते हैं, 3 की जगह, तो ये 3 लेकर के क्या बनाते हैं? नाइट्राइड फॉस्फाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये +3 स्टेट भी दर्शाते हैं, सॉरी -3 स्टेट भी दर्शाते हैं। बोलो जी, समझ में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, और रही बात +1 और +2 की, तो वो क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, +1 +2 +4 अवस्थाएं मुख्यतया या केवल और केवल मुख्यतया ऑक्साइडों में दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ जाए N2O5। ठीक है ना, इसमें आप अगर देखोगे ना तो यहाँ तो +5 आ रही हैं, ये क्या अपवाद है? ये अपवाद। ठीक है, ओके, जैसे N2O4 है, N2O4 है, +4 है, तो जा सकती हैं। और ये वाली स्टेट्स आएंगी तो केवल किस में आएंगी? ऑक्साइडों के अंदर आती चली जाती। ठीक है, तो ये है आपके ऑक्सीकरण अवस्था। और इसके बाद में जो अपन की बात करते हैं वो कोवेलेंसी की बात करेंगे। ठीक है, चलिए कोवेलेंसी की अपन बात करते हैं। एक अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, उसके बाद में हम कोवेलेंसी की बात करेंगे। ठीक है, देखिए नया टॉपिक हमारे पास में जो है वो है नाइट्रोजन का असामान्य प्रभाव।
एनामलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। मतलब क्या है, अभी मैंने कहा कि नाइट्रोजन क्या है, बदमाश है। क्यों? क्योंकि वो सेकंड आवर्त का तत्व है। तो किसी भी वर्ग में अगर दूसरे आवर्त का तत्व आता है तो बदमाश होता है। बदमाश इन द सेंस वो अपने वर्ग से समानता नहीं दिखाता। तो नाइट्रोजन के साथ भी यही केस है। तो नाइट्रोजन का असामान्य गुण, ठीक है, कि नाइट्रोजन भी अपने वर्ग 15 के जैसे गुण नहीं दर्शाएगा। पहला असामान्यता तो हमने यही देख ली है ना कि भैया इसमें टॉप पे तो +5 स्टेबल है, लेकिन नाइट्रोजन क्या कहता है, मैं तो जाऊं ही नहीं +5 पे, तो मैं तो क्या करूंगा +3 दर्शाऊंगा। तो पहला तो यही आ गया। तो कारण देखते हैं हम कि भैया ये एनामलस बिहेवियर क्यों है, ये अलग क्यों चलता है। तो देखिए, नाइट्रोजन वर्ग 15 में आवर्त 2 का तत्व है, जिसमें रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित, पहला। दूसरा क्या है, इसमें क्या नहीं होते हैं, डी कक्षक नहीं होते हैं। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या है कि बहुत छोटा आकार इसका दूसरा कारण है। और तीसरा कारण क्या है, उच्च इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता के कारण, ठीक है ना। नाइट्रोजन वर्ग 15 का आवर्त 2 का तत्व है, जिसमें ये होते हैं, के कारण यह अपने वर्ग के गुणों से असमानता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? असमानता दर्शाता है। कारण तो हमें समझ में आ गया साहब, क्योंकि अभी अपने ऑक्सीकरण अवस्था देखा तो उसमें +3 और +5 में कौन लोचा क्या आ रहा था, डी कक्षक का ही आ रहा था ना। नाइट्रोजन के पास डी नहीं होने की वजह से वो विस्तार नहीं कर रहा था अपने ऑक्टेट का, है ना, एक्सपेंशन नहीं कर रहा था, इस वजह से वो +3 पे सीमित हो रहा था, +5 पे नहीं जा रहा था। बाकी सब जा रहे थे डी होने की वजह से, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ऐसे क्या क्या गुण हैं जो असामान्य है। पहला गुण, डी कक्षक नहीं होने से नाइट्रोजन +3 देता है, +5 नहीं देता। इसको हम एक्सपेंड करके पढ़ चुके हैं, है ना, पूरा डिटेल में हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब जो हमारे पास में दूसरा इसका बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कहानी आने वाली है, वो क्या आने वाली है वो देखिए। वो है कि नाइट्रोजन में एक बहुत ही विशेष गुण होता है, ठीक है। नाइट्रोजन में पी पाई आबंधन का विशेष गुण किस वजह से होता है? किस वजह से होता है? छोटे आकार व उच्च ऋणात्मकता के कारण होता है। किसके कारण होता है? छोटा आकार और उच्च ऋणात्मकता के कारण होता है पी पाई आबंधन। मैं आपको यहां पे समझा देता हूं पी पाई आबंधन क्या है। ठीक है, नाइट्रोजन में ये देखने को आपको मिलता है, साइनाइड में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है आपको। और भी जैसे कई आप एग्जांपल्स देखेंगे, है ना, ये मान लीजिए, ये आपको 2 एग्जांपल है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन खुद के साथ एक तो, ठीक है, या फिर वो अपने जैसे ही, जैसे कार्बन के साथ हो गया। जैसे आप इसमें बोल सकते हैं कि ये इस टाइप से क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ NO में होता है। तो नाइट्रोजन स्वयं के साथ या अपने जैसे तत्व जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ में क्या कर सकता है, बहुआबंधन का निर्माण कर सकता है। बहुआबंधन का मतलब क्या हुआ कि ये खुद के पी कक्षक को सामने वाले के पी कक्षक से अतिव्यापन कर सकता है। नाइट्रोजन
स्वयं या अपने जैसे तत्व कार्बन ऑक्सीजन से पी कक्षक का अतिव्यापन, और कैसा अतिव्यापन है बच्चों? पार्श्व अतिव्यापन करके बहुआबंधन करता है। इसी को हमने क्या कहा है? पी पाई आबंधन कहा है। दिस इज पी पाई। समझ में आ रही है क्या बात? है ना? नाइट्रोजन के पास, अच्छा ये पार्श्व अतिव्यापन क्या है? देखो पी कक्षक कैसा होता है? डंबल शेप होता है। तो नाइट्रोजन का डंबल शेप पी कक्षक क्या कर रहा है? दूसरे नाइट्रोजन के साथ में ये क्या है? ये भी और ये भी पी कक्षक है बच्चों, और ये क्या है? पार्श्व अतिव्यापन है। अतिव्यापन आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, अतिव्यापन आपने पढ़े हैं। कैसा होता है अतिव्यापन? ये देखिए, ये पार्श्व अतिव्यापन है, ठीक है, साइड वाइज। और एक ये क्या होता है? ये सिर का है ना, सिर से सिर भिड़े, इसको क्या बोलते हैं? अक्षीय अतिव्यापन। ये पार्श्व अतिव्यापन है। तो जैसे ही आप पार्श्व अतिव्यापन करते हो तो कक्षकों को बहुत नजदीक आना पड़ेगा ना। देखिए ये सिर का अतिव्यापन है, सिर का अतिव्यापन, तो देखो कक्षक कितने दूर दूर बैठे हैं, ऐसे ही टच हो गए। यहाँ देखो बिल्कुल पास पास में आ गए। तो जब भी पार्श्व अतिव्यापन करते हैं तो यहां नाभिक बहुत नजदीक है कि नहीं है बताओ? है ना, बिल्कुल पास में आ गए। जो छोटे आकार में संभव है ना। अगर मान लीजिए मोटे आदमी हैं और वो गले मिलना चाहते हैं तो तोंद टच हो जाएगी ना आपस में, तो टच ही नहीं हो पाएंगे। तो नाइट्रोजन में ये क्यों है? पी पाई आबंधन का विशेष गुण है जो छोटे आकार और ऋणात्मकता के कारण है। क्योंकि पी पाई आबंधन में क्या चाहिए? उसको बहुत ही पास में आना पड़ेगा। पार्श्व अतिव्यापन होता है। मल्टीपल बॉन्डिंग में क्या होता है? पार्श्व अतिव्यापन होता है, ये वाला होता है। इसी से आबंधन कैसा होगा? मल्टीपल बॉन्डिंग, बहुआबंधन होगा। और नाइट्रोजन कर रहा है, देखो मल्टीपल बॉन्डिंग कर रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? है तो ये क्यों हुआ? क्योंकि इसका आकार छोटा है, पास में आ सकता है। बाकी को देखिए, ठीक है। लेकिन अन्य तत्वों में डी कक्षक होने से आकार बढ़ जाता है। क्योंकि हमने क्या कहा था कि भैया फास्फोरस से तो डी आना शुरू हो जाता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, जिससे पी पाई नहीं होता। अतः नाइट्रोजन बहुआबंधन करेगा, अन्य नहीं करेंगे, ठीक है। और जिसमें बहुआबंधन होता है तो उसमें क्या हो जाएगी? उच्च आबंधन ऊर्जा हो जाएगी। और नाइट्रोजन में आबंधन ऊर्जा कितनी होती है? 941 किलो जूल प्रति मोल होती है। बहुत ही एक्सिस में है। और आगे एक इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन गैस को जैसे स्टील के कारखाने जो होते हैं वहाँ पे लोहे को, स्टील को, इनको सबको गलाते हैं तो उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। और उच्च ताप अगर वहाँ पे है तो इसका मतलब वहाँ पे जो भी गैस होगी वो क्या कर सकती है? रिएक्शन कर सकती है। इसलिए वहाँ पे माहौल कैसा चाहिए? माध्यम कैसा चाहिए? अक्रिय चाहिए। तो नाइट्रोजन को आप रिएक्शन में लाना चाहते हैं तो नाइट्रोजन के दोनों के आपस में ये देखिए ऐसे बॉन्ड है, इनको तोड़ना पड़ेगा। और तभी ये नाइट्रोजन क्या होगा? अपने तत्व की अवस्था में आएगा। क्योंकि अभी तो क्या है? अणु है ना, ऐसे रहती है नाइट्रोजन गैस। तो इसको तोड़ना पड़ेगा और तोड़ने के लिए इतनी ऊर्जा देनी है, तो बहुत उच्च ऊर्जा है। इसलिए इसको अक्रिय माध्यम में काम में लेते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। तो अन्य तत्वों में पी पाई क्यों नहीं हो रहा है? उनके बहुत ज्यादा बड़े आकार की वजह से हो रहा है, या हम कहते हैं बहुत ज्यादा बड़ा आकार और निम्न ऋणात्मकता के कारण हो रहा है। नाइट्रोजन में आकार भी छोटा और ऋणात्मकता भी बहुत ज्यादा है। बोलिए बात समझ में आती है क्या? और पी पाई जिनमें है उनमें बहुआबंधन होता है और विशेष गुण कैटेनेशन आ जाता है, ठीक है। सॉरी, कैटेनेशन नहीं आता है, विशेष गुण कैटेनेशन नहीं आता है, श्रृंखलन का गुण इसमें नहीं होता है। नाइट्रोजन में श्रृंखलन का गुण नहीं होता है क्योंकि इसने जितने बॉन्ड बनाने थे वो तो यहीं पे बना लिए ना, आगे किससे जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा ना। समझ में आ रही है बात? तो जिनमें बहुआबंधन होता है उनमें श्रृंखलन कम होता है। तो नाइट्रोजन में पी पाई की वजह से बहुआबंधन है, श्रृंखलन कम है, आबंधन की ऊर्जा बहुत ज्यादा है, बहुत ताकतवर बॉन्ड बनाएगा। और ये सब किसकी वजह से हुए? छोटे आकार, पार्श्व पी पाई
अतिव्यापन की वजह से। बोलिए समझ में आती बात। चलिए अगला देखिए, नाइट्रोजन में डी पाई पी पाई संभव नहीं, जबकि अन्य तत्व कौन, फास्फोरस से डी पाई पी पाई करके आबंधन करके क्या करते हैं, एकल आबंध का निर्माण करते हैं। एकल आबंध का निर्माण कर श्रृंखलन दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे फास्फोरस क्या करता है, अड़ोस पड़ोस में अपने भाइयों से जुड़ता है। किससे, फास्फोरस के ही दूसरे परमाणुओं से जुड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, एकल आबंधन के द्वारा श्रृंखलन करना कहते हैं इसको बच्चों। ठीक है, ये नाइट्रोजन में संभव नहीं है, क्योंकि श्रृंखलन के लिए क्या चाहिए, एकल आबंध चाहिए। और देखो यहाँ पे हमने पी पाई की बात की थी, तो ये तो क्या होता है, पी तो केवल डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है जैसा वहां बन रहा है, और जब वो डबल ट्रिपल बना रहा है तो इसमें तो क्या नहीं हो सकता, श्रृंखलन नहीं हो सकता, क्योंकि पी में हमेशा क्या होता है, पार्श्व अतिव्यापन होता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो बाकी अच्छा नाइट्रोजन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, चलिए मैं इसकी बात अब यहां करता हूं। डी पाई पी पाई की बात अपन यहां करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन या किसी भी तत्व का डी कक्षक किसी बाहर के पी से बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों नहीं कर सकता नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन में डी अनुपस्थित है। ये लीजिए, इसमें तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि भैया नाइट्रोजन में डी नहीं है तो डी पाई पी पाई अतिव्यापन कहां से करेगा। ये अतिव्यापन का नाम देखो ना, डी होना चाहिए, डी है जब भी तो डी पाई करेगा, है ही नहीं ना, बाकी में है। तो देखो कैसे कर सकता है, अन्य में डी उपस्थित है। ठीक है साहब, डी उपस्थित है। ठीक है, और डी में वैसे इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते बच्चों, देखो डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि यही तो कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन विस्तार करके ये लोग क्या कर लेते हैं, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अब इससे ये बॉन्ड बना लेगा, डी पाई पी पाई आबंधन कर लेगा, 5 बॉन्ड बना लेगा। यही क्या है, डी पाई पी पाई आबंधन है। ठीक है, यह है एकल आबंध। और कैसा अतिव्यापन होगा इसमें, पार्श्व, तो इसमें क्या होता है, अक्षीय अतिव्यापन होता है, जो मोटे लोगों में संभव है। हाथ से हाथ टच करना हो तो मोटे लोग टच कर लेंगे, लेकिन गले मिलना है तो तोंद की वजह से नहीं मिल पाएंगे, तो पार्श्व में वो नहीं जा पाएंगे। कौन, बाकी के फास्फोरस से लेकर के नाइट्रोजन ये करेगा, नाइट्रोजन ये नहीं करेगा, सिंगल बॉन्ड नहीं करेगा। बोलो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सिंपल से इसके अंदर हमने क्या कहा, अच्छा इसी को हमने क्या कहा, श्रृंखलन की प्रवृत्ति बोला है। ठीक है, श्रृंखलन कैटेनेशन, अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा डी पाई पी पाई करके तो श्रृंखलन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो किस में होता है श्रृंखलन, बाकी सब लोगों में हो जाएगा, नाइट्रोजन में नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है ये और भी टाइप के बॉन्ड बना सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं ये लोग, जैसे आप संक्रमण तत्वों की बात करेंगे, संक्रमण तत्व किसमें होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, तो ये नाइट्रोजन के अलावा तत्व डी पाई अतिव्यापन भी कर सकते हैं, अतिव्यापन भी करते हैं। किसके साथ करेंगे, सामने वाले के पास, ये तो क्या हो गया, इन तत्वों का डी हो गया, सामने वाले के पास भी डी, वो कौन करता है, संक्रमण तत्व करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व करते हैं, तो डी पाई उनके साथ भी ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, समझ में आई क्या आपको नाइट्रोजन के असामान्य गुण समझ में आए कि नहीं आए। और यही असामान्य गुण जो है उसके अंदर और भी सारे जो भी इसमें रिएक्टिविटीज होंगी ना बच्चों, इसके रिएक्शंस जो होंगी, रासायनिक गुणों की हम बात करेंगे, उनके अंदर भी यही लोचा आएगा कि भैया इसके असामान्य गुण होते हैं, वो क्या क्या है, वही क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे किसमें, इसको और सारे असामान्य गुणों को दर्शाने में, रिएक्टिविटी के अंदर भी। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर एक अपन इसकी छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं।
उसमें भी नाइट्रोजन के असामान्य गुण का ही रोल आएगा। और किस चीज का रोल आएगा? डी कक्षक नहीं होने का रोल आएगा, इसके आकार छोटे होने का रोल आएगा। ठीक है, चलिए, और वो टॉपिक का नाम है सहसंयोजकता। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिफाइन करता हूं। किसी तत्व के द्वारा निर्मित सहसंयोजक आबंध की संख्या, कितने वो सहसंयोजक आबंध बना सकता है। बच्चों आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, मैं ज़्यादा इस पे बैक नहीं जाऊंगा, पीछे नहीं जाऊंगा कि सहसंयोजक आबंध कौन सा होता है। बता दूं, जब भी कोई दो तत्व एक एक इलेक्ट्रॉन इधर वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर वाला आपस में साझा करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और उसी से क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। तो किसी भी बॉन्ड में क्या होता है? एक युग्म होता है जो दोनों तरफ से एक एक करके साझा होता है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो ये भी दो करेगा, ये भी दो करेगा। ये सब क्या है? सहसंयोजक आबंध है। और उप सहसंयोजक आबंध होता है, उसमें भी यही प्रकृति होती है ना। जैसे नाइट्रोजन के अंदर क्या है? 3 तो ये बॉन्ड बन गए, है ना। एक हाइड्रोजन, देखो ऐसे 1 2 3, ये तो क्या है? देखो एक एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का, एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड तीसरा बॉन्ड, तो 3 सहसंयोजक हो गए। और नाइट्रोजन के पास क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3। तो P में जो 3 इलेक्ट्रॉन है उससे तो 3 सहसंयोजक बॉन्ड बना लिए, लेकिन N के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन का युग्म है उसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। वो किसी को डोनेट भी कर सकता है। H को डोनेट कर दिया, H को नहीं H+ को, ये क्या बन गया? NH4+ बन गया। इसमें अब बताओ सहसंयोजकता कितनी है? तो 1 2 3, ये तो प्योरली सहसंयोजक बॉन्ड है। ये क्या है? उप सहसंयोजक आबंध है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। इसकी भी सहसंयोजक प्रकृति होती है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे साझा कौन कौन कर रहा है? दोनों मिलाकर के बराबर बराबर कर रहे हैं सब ये। लेकिन यहाँ क्या है? नाइट्रोजन ने ही पूरे के पूरे इस आबंध के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ही साझा किए। हाइड्रोजन के पास तो था ही नहीं, क्योंकि ये H+ था पहले। समझ में आ रही बात? तो उपसहसंयोजक में भी साझा करने की प्रकृति है और सहसंयोजक में भी, मतलब इन दोनों को काउंट करना है। तो सहसंयोजक प्रकृति के आबंध जिसमें उपसहसंयोजक और सहसंयोजक दोनों आएंगे, उनको काउंट कर लीजिए। वो सहसंयोजकता है किसी भी तत्व की। समझ में आई क्या बात? अब देखिए, नाइट्रोजन जो होता है वो अधिकतम सामान्यतया तो 3, क्योंकि ये लोन पेयर हर कंडीशन में डोनेट नहीं करता, यही रहता है NH3 3 है। तो नाइट्रोजन तो क्या करता है? सामान्यतया 3, लेकिन अधिकतम 4 सहसंयोजकता दर्शा सकता है, और अन्य क्या कर सकते हैं? 5 भी दर्शा सकते हैं। नाइट्रोजन अधिकतम 4 सहसंयोजकता दर्शाता है, लेकिन अन्य 5 तक दर्शाते हैं। ठीक है, वो 5 तक दर्शा सकते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? देखिए कि नाइट्रोजन में ऐसा रोल क्यों है। आप देखिए कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2NP3। इसका मतलब एक तो ये युग्म है और 3 ये अकेले बैठे हैं। यही है नाइट्रोजन का हाल। अब आपको क्या चाहिए? सहसंयोजक बॉन्ड बनाना है। सहसंयोजक आबंध में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ताकि एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक सामने वाले का साझा होकर के बॉन्ड बने। तो एक सहसंयोजक के लिए नाइट्रोजन को एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये तीनों क्या करेंगे? तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? 3 साझित आबंध, मतलब सहसंयोजक आबंध बनाता है। एग्जाम्पल NH3। ठीक है, अब देखिए और क्या कर सकता है? क्या आप इससे सिंगल बॉन्ड ऐसा बना सकते हो, सहसंयोजक बॉन्ड बना सकते हो क्या नाइट्रोजन में 3 के अलावा भी? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? देखिए, क्योंकि अगर आपको अब कोई सिंगल बॉन्ड बनाना है तो इसको अयुग्मित करना पड़ेगा ना, क्योंकि अयुग्मित ही क्या करेगा? सिंगल बॉन्ड साजित सहसंयोजक बॉन्ड बना सकता है। तभी तो नाइट्रोजन एक देगा, सामने वाला एक देगा, तभी तो बनेगा। और इसके पास तो क्या है? पूरा पेयर है। तो ये क्या कर सकता है? यह है अयुग्मित नहीं होता,
ठीक है, नहीं होगा, नहीं होगा तो अलग अलग नहीं जाएंगे, अलग अलग जाते ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड और बना सकते थे, तो 3 और 2 5 हो जाते, लेकिन ये अयुग्मित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? डी अनुपस्थित। आ गई वही बात कि इसका जो असामान्य व्यवहार है ना कि बाकी तो 5 तक ऐसा संयोजकता दर्शाते हैं, लेकिन ये 4 ही दर्शाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये युग्म जो है उसको ये अयुग्मित नहीं हो सकता क्योंकि डी अनुपस्थित है। तथा यह लोन पेयर हो गया है ना, पूरा साझित होकर उपसह संयोजक आबंध बना सकता है। ठीक है, तो एक तो क्या हो गया ये, और 3 ये हो गए, अतः 3 सह संयोजक प्लस 1 उप सह संयोजक बराबर 4 सह संयोजकता। बोलो जी, समझ में आती है कि नहीं आती बात? तो नाइट्रोजन में मैक्सिमम कोवैलेंसी सह संयोजकता को बोलते हैं कोवैलेंसी। तो मैक्सिमम कितनी दर्शा रहा है? कितनी दर्शा रहा है? ये 4 ही दर्शा सकता है, उससे ज्यादा नहीं दर्शा सकता। वैसे तो सामान्यतः 3 दर्शाएगा, लेकिन 4 दर्शा देगा। भैया सामने वाला रो रहा है कि भैया मेरे को पूरा लोन पेयर दे करके जोड़ ले, है मेरे पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, भैया गरीबी में आटा गीला हो गया, फलाना ढिमकाना रोने लग गया, तो वो बोलेगा ठीक है पूरा लोन पेयर ले जा, साझा कर ले, जब जाए तब वापस दे जाना। तो ऐसे करके वो 4 कर सकता है। मैं फास्फोरस का एग्जाम्पल लेता हूँ, अन्य का एग्जाम्पल लेता हूँ। अन्य में डी उपस्थित है बच्चों। उपस्थित होने से क्या होगा? डी उपस्थित होने से क्या होगा? NH2 इलेक्ट्रॉन जो है NH2 युग्म को अयुग्मित कर लेंगे, अयुग्मित करते हैं। ठीक है, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, गाना बन गया ये तो। देखो जरा, देखो क्या हाल है। यहां देखिए P3 अयुग्मित है, 3 से संयोजकता, इसको उठा करके इधर फेंक दो, क्या हो गया? 1 S का, 1 2 3, ये किसके हो गए? P के, और 1 किसमें हो गया? D में। ठीक है ना? 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? 5 सह संयोजक आबंध, मतलब 5 सह संयोजकता। PCl5 5 सह संयोजकता, PCl3 3 सह संयोजकता। बोलो जी, बात समझ में आती है? यार इसी पे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, इसी पे एक क्वेश्चन बताता हूं। आपको पूछेगा NCl5 संभव नहीं, PCl5 संभव है, कारण और निवारण बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको कि भैया NCl3 नाइट्रोजन का ट्राइक्लोराइड तो बन सकता है, PCl3 फास्फोरस का भी ट्राइक्लोराइड बन सकता है, लेकिन उसी फास्फोरस का PCl5 संभव है, लेकिन नाइट्रोजन का NCl5 नहीं संभव है। आप बोलोगे कि साहब 5 Cl हैं तो सभी के सभी एक एक सहसंयोजक बॉन्ड से जुड़ेंगे, मतलब इस कंपाउंड में 5 सहसंयोजक आबंध है और इसकी सहसंयोजकता कितनी होगी? 5, जो नाइट्रोजन में संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया 5 Cl को 5 एकल आबंध से जोड़ना पड़ेगा, और हमें पता है कि नाइट्रोजन 3 ही एकल आबंध बना सकता है, और अगर और बनाना है तो वो पूरा लोन पेयर देगा, क्योंकि इसके पास D नहीं है। तो आप सिंपल सा लिखेंगे कि नाइट्रोजन के पास D कक्षक नहीं होने से वो अधिकतम 4 सहसंयोजकता दर्शा सकता है, लेकिन NCl5 में 5 एकल आबंध से Cl जुड़ेंगे, और वो क्या करेगा? वो क्या कर रहा है? उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि वो क्या करे? 5 सहसंयोजकता दर्शाए। ऐसा इसमें संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। और फास्फोरस संभव है। क्यों? क्योंकि इसके पास तो कौन बैठा है? डी कक्षक बैठा है। ठीक है क्या बच्चों? अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? देखो, ये देखो, अयुग्मित कर लिया ना, तो 5 अयुग्मित हो गए, ये जोड़ लिए, ये जोड़ लिए, ये लीजिए, संभव।
है ना, मैंने लिखा नहीं है आंसर को, मैंने बोल दिया है कि नाइट्रोजन में डी कक्षा का अनुपस्थित होने से उसमें केवल और केवल 3 सहसंयोजक बंध बन सकते हैं और 1 उपसहसंयोजक बंध बन सकता है और अधिकतम 4 संयोजकता दर्शाएगा। लेकिन NCl5 में क्या है, 5 सहसंयोजकता के साथ में 5 Cl को 5 सहसंयोजक से जोड़ना पड़ रहा है, जो संभव नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। ये बन सकता है क्योंकि इसमें तो डी है, ये विस्तार कर लेगा, ये देखिए विस्तार कर लिया और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड बना सकता है आराम से। समझ में आ रही है बात? तो ये जो सहसंयोजकता है इसके ऊपर भी हमने बात कर ली है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है क्या? होपफुली आपको ये बातें समझ में आई हैं। ठीक है, और +5+3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके अलावा एक छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, अपन हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे इसके अंदर, तब उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आप इसको पोस्ट कीजिए, पढ़िए बहुत अच्छे से, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।